हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इनिशियल स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपने स्टडी को कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। कुछ मंथ्स ही बच्चे हैं, जिसमें भी कुछ मंथ्स तो हमारी हॉलीडेज़ वगैरह में चल जाते हैं। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए अब आप लोग, ठीक है। कल हमने देखिए क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने ये देखा था कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट बना रहा था ब्रेक डाउन होके, और उसके बाद में वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में जिस अकॉर्डिंग जा रहा था वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था। ओके, आज हम लोग देखते हैं कि एरोबिक एंड एनएरोबिक के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने कल इतना देख लिया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा है? जिसमें O2 रिक्वायरमेंट है और एनारोबिक में O2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये किसकी एब्सेंस में होगा बेटा? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और एनएरोबिक कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो जितनी भी एनएरोबिक एक्टिविटीज़ थी, जब हमारा पायरुवेट क्या बना रहा था? पायरुवेट बना रहा था। कौन सा मॉलिक्यूल बना रहा? वो ईस्ट में जा रहा था। और ईस्ट में कौन सी वो हो रही थी? ईस्ट में हो रही थी हमारे पास एनएरोबिक रिएक्शन। तो वो कहाँ हो रही थी? वो हो रही थी आपके साइटोप्लाज्म में। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा कल। अब देखिए, ये देखिए कल हमने ये देखा था, ये रहा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हो रही थी। और ये एथेनॉल ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी आपके पास साइटोप्लाज्म में, इसमें। और जो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, अच्छा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? CO2 एंड H2O। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इसका एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। देखिए ये इथेनॉल मिला बना था हमारे पास, और उसके अलावा ये लैक्टिक एसिड बना था। तो ये दोनों ही क्या है? इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी ना हमारे पास। ओके, अब आगे देखिए, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, लेकिन हमारे पास जैसे ही एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेसल फेज। नेसल फेज जो है, यहाँ से हम एयर को इंटैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम फेरिंग्स में जा रहे हैं, फेरिंग्स पे, और उसके बाद एयर कहाँ जा रही है? हमारी ट्रैकिया, लैरिंग्स में होते हुए ट्रैकिया में एंटर कर रही है। और ट्रैकिया में हमारे पास क्या है? छल्ले हैं, ठीक है। ये जो इस टाइप के हमारे पास शेप है, ये क्या है? छल्ले हैं। उसके बाद में आपकी ट्रैकिया अंदर ओपन हो रही है। किसके अंदर ओपन हो रही है? ये लंग्स है। इस लंग्स से अंदर आपकी ट्रैकिया ओपन हो रही है। देखिए ये ओपन हो गई, और ओपन होने के बाद में ये क्या, किस में? देखो जैसे ही ओपन हो रही है, हम इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? ब्रॉन्ची। दोनों तरफ इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रांची। ब्रॉन्ची है जो आगे चल के बेटा क्या बनाती है? ब्रांचेस बना रही है। तो ब्रॉन्ची ने क्या बनाया? आपका ब्रॉन्चिओल्स बनाया। देखो आगे चल के जो छोटी छोटी ब्रांचेस बना रही है, इसको बोलते हैं हम ब्रॉन्चिओल्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये लगभग लंग्स क्या है? हमारा ऑर्गन है। तो ब्रॉन्चियोल जो है हमारी, वो कहाँ तक चल जाती है? टिश्यू तक चल जाती है। मतलब इतनी छोटी होती है कि ये टिश्यू लेवल तक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक क्या होता है? ब्रॉन्चियोल के आगे एक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बने होते हैं। देखिए इस टाइप के, ये आपके पास जो है, देखिए इसको जूम करके गिवन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपके पास? एल्वियोलर सैक है। एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होता है बेटा? देखो यहाँ एल्वियोलर सैक हमारे पास किस टाइप के स्ट्रक्चर है बेटा? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए इस टाइप के आपके पास क्या है? ये एल्वियोलर सैक्स है, ठीक है। एल्वियोलर सैक है इस टाइप के आपके पास। यहाँ पे क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज आती है, छोटी छोटी, बहुत पतली पतली है, ठीक है। अब ये क्या करती है? ये लेके आती है आपके पास विदाउट ऑक्सीजन ब्लड, विदाउट ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है आपके पास ये, ठीक है। इम्प्योर ब्लड लेके आती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या आई? आपके पास ऑक्सीजन आई,
लास्ट यहीं पर आती है ऑक्सीजन। और ये जो होते हैं ना हमारे पास एलुलर सैक, ये सेल्स को टच करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज है बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी ट्यूब, बहुत ज़्यादा पतली ट्यूब है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ गई और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है, और यहाँ पे CO2 की ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ रिलीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे किसकी मात्रा ज़्यादा थी बेटा, CO2 की मात्रा ज़्यादा थी और यहाँ पे CO2 की मात्रा कम थी। तो CO2 यहाँ से यहाँ चले गया, CO2 गया और यहाँ पे क्या आया, इधर O2 आ गया, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज अब प्योर ब्लड ले ली, लंग्स में आई, प्योर ब्लड लिया ब्लड कैपिलरीज ने, और ये कहाँ चल जाएगी, हार्ट के पास चल जाएगी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखो एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखिए इसमें आप लोग, नॉस्ट्रल आपके पास ये क्या कर रहा है, एयर को टेकन कर रहा है इनटू द बॉडी। फिर आपके पास आता है नसल कैविटी। नसल कैविटी में क्या हो रहा है, इट इज़ लाइंड विद एयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होती है, हेयर प्रेजेंट होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अच्छा, इस कैविटी में म्यूकस और हेयर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हेयर आपके पास क्या वर्क करेंगे बेटा, हेयर जो एयर आ रही है उसको क्या करेंगे, प्योर करेंगे, ठीक है। और म्यूकस क्या करेगा, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ आ रही है, मतलब छोटे छोटे धूल के कण हो गए उसके साथ में आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे, वहीं पर म्यूकस चिपका लेंगे अपने पास में, ठीक है। जिससे आपके वो कैसी बनी रहती है, जो कैविटी होती है नसल कैविटी, वो मॉइस्चर बनी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद में कहाँ आ जाता है, अब नसल फेज में आ जाता है। नसल फेज में क्या आपके पास, ये आपके पास एक चैनल है जो फ्लो करता है किसको, आपके पास एक बीच में जो एक बोन टाइप के स्ट्रक्चर है वो है ये आपकी, ठीक है। आगे देखिए, फिर हम आता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या है बेटा, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड विच इंश्योर दैट इज एयर वेज डज नॉट। देखो ये क्या करता है आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा समझिए। हमने देखा था फेरिंग्स इस टाइप की स्ट्रक्चर्स थी और इस टाइप के वो छल्ले लगे हुए हैं, उसमें कार्टिलेज लगे हुए। ये क्या करते हैं, जब कई बार होता है हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो ट्राई करते हैं कि 1 मिनट तक कौन सांस नहीं लेगा, ठीक है। उस टाइम क्या होता है बेटा, अगर हम, अच्छा नॉर्मली से आप समझने की कोशिश कीजिए। आप मान लीजिए आपने मोटर चला रखी है, ठीक है, जो पानी वाली मोटर हम लोग चलाते हैं वो चला रखी है, और आप उसमें से क्या नहीं जा रहा बेटा, पानी फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम पे वो एयर को वो कर लेगी है ना, और वो क्या हो जाएगा, पाइप बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और इस एक पाइप सिकुड़ गया तो हम लोग देखते हैं उसको बहुत टाइम तक हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसे सही करना पड़ता है, तब जाके वो चलता है, वरना नहीं चलता। तो अगर हमारे पास ऐसा यहाँ पे हो गया तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ऑपरेशन है, और ऑपरेशन तक भी हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हर 1 मिनट में हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एक क्या, वैसे तो 30 सेकंड में ही चाहिए हमें ऑक्सीजन, लेकिन ऑपरेशन में तो टाइम लगेगा। तो इसलिए भगवान ने हमें कुदरती क्या दिया है, यहाँ पे छल्ले बना के दिए हैं, ठीक है। इस टाइप के छल्ले होते हैं यहाँ पे। वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे वो इस पाइप को, इसकी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। इस पाइप की जो स्ट्रक्चर है ना, वो वैसे के वैसे ही रहती है, वो क्या नहीं होती, वो चिपकते नहीं हैं आपस में, ठीक है। फिर आपके पास आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है आपके पास, एक ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ से क्या निकलती है बेटा, वॉल्यूम क्रिएट होती है, वॉल्यूम निकलती है। आप जो बोल रहे हैं तो वहाँ आपकी जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है, लैरिंग्स में से आ रही है, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमारे सिलेबस में तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, जब फेरिंग्स स्प्लिट होता है इन 2, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, इट कॉन्टैक्ट विद द लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं, टू द ब्रोंची ऑफ द लंग्स, इट्स प्रोवाइड एयर फ्लो ऑफ एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। देखो ट्रैकिया क्या कर रहा है हमारे पास, हम यहाँ से यहाँ पे आ रही हैं और ये आगे क्या है, हमारे लंग्स है, ठीक है। तो जैसे हमारी लंग्स में जा रही है, जैसे ही हमारे पास ये लंग्स में जा रहा है, तो यहाँ तक का जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रैकिया। क्लियर हो गया इतना, इस पर भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ट्रैकिया है। ट्रैकिया के आगे क्या आएगा, ब्रोंची, ब्रोंचिया से आगे ब्रोंचियोल, और उसके बाद है एल्विलर सैक, ठीक है। ब्रोंची आ गया, ये क्या है, देयर आर मेन पेसेस वेट टू इनटू द लंग्स, दे आर
इंटरमिशन ऑफ द वाइन पाइप। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे एंटर कर रहे हैं बेटा जी, ये एंटर कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेके लंग्स में। ठीक है, लंग्स। अब आप कहाँ, आपके पास ऑक्सीजन कहाँ पहुँच चुकी है, लंग्स में पहुँच चुकी है। किसके थ्रू पहुँच चुकी है, ब्रोंची के थ्रू पहुँच चुकी है। ब्रोंची आगे डिवाइड होगा, किस में डिवाइड होगा, ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होगा। और ब्रोंचियोल्स जो है वो किस लेवल के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये लंग्स के टिश्यू तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आगे किसको देंगे, आपके पास एल्यूलर सैक है, उसमें क्या दे देंगे, उसमें एयर दे देंगे, जो आपने ऑक्सीजन लिया है वहाँ पे देने के बाद में इसने इनको दे दिया। ठीक है, यहाँ देने के बाद में अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे कैपिलरीज आएगी। कैपिलरीज क्या होती है बेटा, कैपिलरीज ब्लड की छोटी, मतलब ब्लड वेसल्स होती है ना, वो आगे चल के जब हम सेल से क्या लेते हैं, जब हम सेल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं उसको, लंग्स वाली सेल्स को या एल्यूलर सैक को, तो वहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो रही है ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी बेटा, यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू क्या कर लेगी, ऑक्सीजन इनटेक कर लेगी ब्लड कैपिलरीज, और CO2 किसको दे देगी, एल्यूलर सैक को दे देगी। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, वही ब्लड कैपिलरीज है हमारे पास, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। आगे देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, ब्रीथिंग क्या मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। एक चीज़ मैंने आपको इतना बता दिया, नीचे मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, ये डायफ्राम क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको समझा देती हूँ। डायफ्राम नीचे की तरफ क्या करेगा, खुद को एक्सपेंड, नीचे की तरफ एक्सपेंड करेगा, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। जैसे ही एक्सपेंड होंगे, अब लंग्स खाली है तो बाहर से एयर आएगी इसको फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पे लंग्स क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। एंड देन उसके बाद में जैसे ही डायफ्राम क्या करेगा, वापस अपवर्ड साइड में मूवमेंट करेगा। इनवर्ड में किया, डाउनवर्ड में किया, तो ये कैसे हो गया, एक्सपेंड हो गए और एयर इस पर इंटैक्ट कर गई। लेकिन जैसे ये डाउनवर्ड में क्या करेगा, अपवर्ड में जैसे ये मूवमेंट करेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो डायफ्राम वाली जो मैकेनिज्म जो डायफ्राम कर रहा है उसी को पढ़ेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होगा आपके पास, ये कब होगी, ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो रही है। चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, फूल रही है। और रिब्स कैसे हो जाएंगे, लिफ्ट अप हो जाएंगे। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्राम ऐसी शेप में आ जाएगा, अभी ऐसे में है। ठीक है, जैसे ये इनहेलेशन करेगा ये ऐसी शेप में आ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ करेगा ना मूवमेंट। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और एयर क्या कर जाएगी, लंग्स में एंटर कर जाएगी। अब देखते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या है आपके पास, चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, डाउन शेप में आ जाएगा वो। ठीक है, और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले इंक्रीज हुई थी, अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होगी, अब जो उसकी एयर है वो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगी। देखिए, एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, एयर क्या कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी लंग्स के थ्रू। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए गैसेस का एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ब्लड और एल्वेओलर सैक के बीच में। देखो, एयर रिच इन ब्लड, एयर क्या है, ज़्यादा है, कौन सी एयर ज़्यादा है, O2, विच कम्बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, जब वो हीमोग्लोबिन के साथ कम्बाइंड है इन RBC, एंड O2 इज़ रिलीज इन एल्वेओली टिश्यू। ठीक है, CO2 इन released in blood and dissolved into it and carried by blood vessels. The carbon dioxide is released in alveolar sac which is sent out through nostril. देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था ना, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अभी कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एल्वेओलर सैक्स है। एल्वेओलर सैक क्या करेंगे बेटा, यहाँ से O2 रिच है इसके पास, और यहाँ पे जो आपके पास क्या आ रही है, ब्लड कैपिलरीज आ रही है, इसमें CO2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू O2 यहाँ आ जाएगी और CO2 इनके पास चल जाएगी। क्लियर हो गया इतना, यही सब लिखा हुआ है इसमें। देखिए, अब आपके पास क्या है, ये तो हमने बात की ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो देखो यूज़ करते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन। किस में डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं और उससे रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे जो ह्यूमन है या एनिमल है वो रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है। तो बेटा प्लांट कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम लोग प्लांट का भी देख लेते हैं एक बार। रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपल दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल। जो प्लांट का रेस्पिरेशन है वो सिंपल है एनिमल के रेस्पिरेशन से। गैसेज इज एक्सचेंज अक्योर थ्रू, किस किस के थ्रू कर रहा है, देखो एक तो स्टोमेटा के थ्रू कर रहा है जो लीव्स में प्रेजेंट है, वहाँ से हमने देखा था CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा था, आपने देखा, मैंने पढ़ाया था तब, आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको याद होगा। देखिए और इसके अलावा रूट के थ्रू कर रहा है, रूट की जनरल सरफेस के थ्रू कर रहा है, लेंटिकल्स के थ्रू कर रहा है, स्टेम की। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों के पास। इसके बाद में हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप लोग प्लीज़ इसके डायग्राम को अच्छे से लर्न कीजिएगा। और सेम आपके पास जो डाइजेशन का डायग्राम था, डाइजेशन का डायग्राम प्लस डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बेटा यहाँ से। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर पे स्टडीज़ कंटिन्यू करते रहिए। और ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो, आपको समझ आ रहे हैं टॉपिक्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा, आप वापस वीडियो बैक में करके देख सके। नहीं आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये टॉपिक मैम समझ नहीं आ रहा है। ओके, बाय।